आदाब, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के पहले लेक्चर में। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से है। मेरा एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से ताल्लुक है। और जिस मौजू पे हम आज बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इस मौजू में हम साइकोलॉजी और उसके कुछ पहलू, उसकी कुछ तारीख के बारे में बात करना चाहेंगे। जो पहली चीज़ हमें समझनी है कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज साइकोलॉजी मीन। साइकोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसको डिफाइन जब किया जाता है तो 2-3 चीज़ों के बारे में हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि जब हम साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, जो अगर आप पॉपुलर कोई भी डेफिनेशन उठाएंगे साइकोलॉजी की, आप देखेंगे उसमें ये ज़रूर आप पाएंगे कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब ये सिस्टमैटिक मकसद क्या होता है, या जब हम कभी आप ये भी देखेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ systematic and scientific study of human behavior and cognitive processes। systematic हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो भी हम इंसान की जो फितरत है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जो भी मेथडोलॉजी, जो भी तरीक़ोकार हम यूज करते हैं, उसका एक सिस्टम होता है, ये एक मेथडोलॉजी को फॉलो करता है, तभी हम इसको सिस्टमेटिक स्टडी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो साइंटिफिक अप्रोच है वो हम क्यों यूज़ करते हैं डेफिनेशन में, क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंस माना जाता है। दैट मीन्स कि साइकोलॉजी वो सारे पहलुओं को जो साइंस के पहलू है, जो उसके तरीक़ोकार है, जो उसके प्रिंसिपल्स है, जो उसके लॉज है, उन सब को फॉलो करता है ना। अब हम बात करेंगे जो मेजर फोकस है वो है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो साइकोलॉजी जब साइकोलॉजी में हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है। बिहेवियर का मतलब 2 तरीके के बिहेवियर होते हैं साइकोलॉजी में। एक होता है जो ओवर्ट बिहेवियर होता है एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर्स हम उन बिहेवियर्स को बोलते हैं, उन इंसानी फितरतों को बोलते हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे कोई इंसान चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई किसी को गुस्सा आ रहा है, ये सारे ओवर्ट बिहेवियर्स हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, आप मुझे देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हो कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी मूवमेंट कैसी है, क्या मैं खुश दिखता हूँ, क्या मैं टेंस दिखता हूँ, मेरी इमोशंस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक रिफ्लेक्ट करती है कि इंसान के बिहेवियर के बारे में। बट ये बिहेवियर कौन सा है, ये ओवर्ट बिहेवियर। दूसरा एक बिहेवियर हमारा एक पहलू होता है जिसको हम कोवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। ये वो वाले बिहेवियर्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं बट आप उनको महसूस कर सकते हैं। एक और तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, आप ये वो वाले बिहेवियर्स है जो आपको पता है कि है बट आप इनको देख नहीं सकते। जैसे आपको ये पता है कि इंसान सोचता है मगर आप सोच को देख नहीं सकते, आप ये थिंकिंग प्रोसेस को देख नहीं सकते। आपको ये भी पता है कि इंसान के इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस आपके है, हर एक इंसान इनको महसूस करता है। आप गुस्सा भी महसूस करते हैं, आप खुशी, गम, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं बट आप इसको देख नहीं सकते। आप ये नहीं देख सकते कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। वैसे ही आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारा थॉट होता है, हमारा एक सोच होती है। आप सोच को डायरेक्टली देख नहीं सकते, आप ये नहीं देख सकते ये दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। तो साइकोलॉजी का जो मकसद है वो इंसान की फितरत को समझना है, नॉट ओनली कि वो बिहेवियर जो हम देख सकते हैं बट वो बिहेवियर्स भी जो हम नहीं भी देख सकते।
अब आप बताएंगे कि जी जो हम देख नहीं सकते हैं उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, आप कैसे उनको समझ सकते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है, हमारे पास बहुत से ऐसे मेथड्स हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से तरीक़ोकार है जिससे हम इंसान की फितरत को समझ सकते हैं, न उन चीज़ों को भी जो हम देख सकते हैं और उन चीज़ों को भी जिनको हम नहीं भी देख सकते। नाउ अगर हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का गोल क्या है, कि ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, इसका ओरिजिन क्यों आया, मतलब इसकी बुनियाद ही क्यों आई, क्यों हमें ये जरूरत पड़ी कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हम सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि साइकोलॉजी के 4 मेन गोल्स देखे जाते हैं। पहला जो गोल है वो है इंसान की फितरत को डिस्क्राइब करना, उसको समझना कि इंसान कैसे बिहेव करता है, कि मैं इंसान क्यों हंसता है अगर कहीं पे पार्टी चल रही हो या कहीं पे कोई मजाक कर रहा हो, इंसान को क्यों गुस्सा आता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी माहौल हो जिसमें इंसान को गुस्सा आ सकता है, क्यों हमें गुस्सा आ सकता है, क्यों हम उदास होते हैं अगर हमने कोई गलत चीज देखी या कोई नुकसान हो गया हमें। तो ये पहला एक काम होता है साइकोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन, एज एक सब्जेक्ट का, कि हम इस चीज को समझे कि इंसान फितरती क्यों बिहेव करता है जैसे वो बिहेव करता है। दूसरी चीज जब मैंने आपको कहा कि इसका काम है डिस्क्राइब करना, दूसरा है एक्सप्लेन करना। आपको खाली ये नहीं बताना है कि इंसान क्या क्या काम करता है या क्या क्या उसके तरीकोकार है, उसके बिहेवियर्स क्या है, कि वो सोच भी सकता है, वो उठ भी सकता है, वो चल भी सकता है, वो बातें भी कर सकता है, वो इमोशंस को फील भी कर सकता है, वो दूसरे की इमोशंस को समझ भी सकता है। बट हमें दूसरा जो पहलू जो साइकोलॉजी का है वो है इस चीज को एक्सप्लेन करना, इस चीज को हमें एक बुनियाद देनी है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इंसान गुस्सा करता है, क्यों इंसान सोचता है, क्यों इंसान इमोशंस को फील करता है। तीसरी जो चीज है, अगर हमें ये 2 चीजें समझ आए तो तीसरी जो चीज है ये जो हमें हेल्प करती है कि इसके बुनियाद पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये शख्स किसी एक सिचुएशन में आगे मतलब फ्यूचर में, वो इसकी हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पे देता हूं, अगर हमें आज के दौर में अगर हम वेदर की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, आज के मौसम को हम खाली ये नहीं बता सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है, हम ये भी बोल सकते हैं कि मौसम क्यों है, मौसम में क्यों तब्दीलियां आती है, क्यों आज बादल है, कल बादल क्यों नहीं थे, या कल बारिश थी आज बारिश क्यों नहीं। दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि अगले 10 दिनों में या अगले 15 दिनों में, अगले 1 हफ्ते में मौसम कैसे होने वाला है। वो हम किस पे बेस बुनियाद पे बोलते हैं, हम उस बुनियाद पे बोलते हैं कि जो आज का मौसम है, आज की जो कंडीशन होती है वेदर की, उस बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अगले फ्यूचर में या इस एक सिचुएशन में ये मौसम कैसा होगा। वैसे ही इंसान की फितरत है, अगर आप एक इंसान की फितरत को समझेंगे और उसके तरीक़ोकार को समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, तो शायद आप ये भी बोल सकते हो कि इन फ्यूचर वो इंसान किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव कर पाएगा। लास्ट वाला जो है, जब अगर आपको ये भी पता है कि वो किस सिचुएशन में क्या कर सकता है, तो आपके पास एक ताकत आती है कि आप उन किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप डिस्क्राइब से लेके एक्सप्लेन, एक्सप्लेन से लेके आप प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि एक इंसान एक सिचुएशन में गुस्सा करेगा, तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक सिचुएशन में एक इंसान उदास हो सकता है, आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। या आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये हुए गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब दूसरा जो सवाल आता है कि इंसान की फितरत को समझने के लिए हमारे पास तरीकोकार क्या है, लाइक व्हाट आर द लेंसेज थ्रू व्हिच वी अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। तो तरीकोकार में हमारे पास, अगर आपको ये भी जानकारी होगी, आपको ये खुद समझ होगी कि हमारे पास बहुत से डिसिप्लिन्स हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हम इंसान को समझने की कोशिश करते हैं या इंसान की
शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं। जो साइकोलॉजी में अप्रोच है वो एक ही तरीकों से नहीं आता है, ये एक ही साइकोलॉजी इज नॉट वन सब्जेक्ट या वन लेंस यूज करता है, वो एक ही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग भी है। दैट मीन्स हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा ये बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी साइकोलॉजी पे असर करता है। तो हमारे जो देखने के तरीके होते हैं या जो समझने के तरीके होते हैं इंसान की फितरत को, वो मुख्तलिफ होते हैं। एक जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच। अब जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो हमारी बायोलॉजी है, जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं या हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे दिमाग होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्या इससे हमारे बिहेवियर पे कोई असर पड़ता है? क्या ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे महसूस करते हैं चीजों को? ये बायोलॉजिकल अप्रोच अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। दूसरा अप्रोच जो है वो कॉग्निटिव अप्रोच है। अब जो कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को या आप चीजों को कैसे, जैसे हमारी मेमोरी होती है, हम चीजों को देखते हैं, हम उनको याद रखने की कोशिश करते हैं, और हम जब चीजों को याद रखते हैं हम खाली इंफॉर्मेशन को याद नहीं, हम किसी एपिसोड या किसी शख्स को याद नहीं रखते हैं, उस शख्स के साथ हमारी कुछ इमोशन जुड़ी होती है, या अगर हम कोई चीज अगर हमारे बचपन में कोई चीज गुजरी हो तो हमें वो बचपन की चीज याद रहती है, बट उसके साथ कुछ इमोशंस अटैच होती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निटिव अप्रोच ये देखने की कोशिश करता है कि जो आपकी मेमोरीज है, क्या वो आपके बिहेवियर पे क्या असर करती है? क्या आपकी मेमोरीज ये कर सकती है कि ये आपको कभी खुश कर सकती है, कभी उदास कर सकती है? क्या ये भी इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? ये सारी चीजें एक अप्रोच के थ्रू कॉग्निटिव जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मेजर अप्रोच है साइकोलॉजी में वो है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच एक स्कूल ऑफ थॉट है, लाइक जो जैसे मैंने आपको कहा कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है या हमारा बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि हमारा जो इंसान की जो फितरत है ये आती है जब आप पैदा होते हैं। दैट मीन्स वे मानते हैं कि आप बायोलॉजी कोई भी आपके ऊपर असर नहीं करता, आपकी बायोलॉजी डिटरमाइन नहीं करेगी कि आप कैसे सोचेंगे या कैसे बिहेव करेंगे। ये मानते हैं कि आप अपने माहौल से इन्फ्लुएंस होके अपने बिहेवियर को मॉड्यूलेट करते हैं, अपने बिहेवियर को शेप करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हैं, जिस एनवायरनमेंट में अभी आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो आपका माहौल है, यही माहौल आपके बिहेवियर को शेप करता है, आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। इनका ये भी मानना है कि अगर आपको किसी इंसान के बिहेवियर को चेंज करना है, आप उनके माहौल को चेंज कीजिए। ये इनका अप्रोच है, दिस इज नोन एज द बिहेवियरल अप्रोच। और इनका ये भी मानना है कुछ ऐसी चीजें जो हम हमारे बिहेवियर में, मतलब जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। अब बिहेवियर किस चीज को बोलते हैं? जो चीजें हम ओवर द टाइम लगातार करते जाए। जैसे अगर आप बोलेंगे कि इसका बिहेवियर अच्छा है, दैट मीन्स वो काम बहुत बार करता है, तो ये बोलते हैं कि किसी भी बिहेवियर को सस्टेन करने में या किसी भी बिहेवियर को किसी चीज के लाने में, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। कि जब भी हम कोई चीज करते हैं हमें या तो उसके कोई रिवॉर्ड मिलता है और इसी रिवॉर्ड के बनस्बत हम वो काम करते जाते हैं। जैसे अगर आपको सुबह उठ के कोई रिवॉर्ड मिलता है कि आपको स्कूल जाना है या आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है, तो आप जरूर एक स्पेसिफिक टाइम पे आप सुबह उठ जाएंगे। तीसरा जो एक और अप्रोच है जो स्कूल ऑफ साइकोएनालिटिकल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, इसके बानी जो थे वो थे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि ना तो एनवायरनमेंट हमारा इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारा माहौल है वो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी,
ہماری شخصیت کیسی ہوگی. ان کا ماننا تھا کہ ہمارے اندر ایک اور لیول ہے جو ڈٹرمائن کرتی ہے. اس کا ماننا تھا کہ ہمارا ایک انکانشیس لیول ہوتا ہے. وہ انکانشیس لیول یا جو انکانشیس کیوں بولتے ہیں، وہ ان کا ماننا تھا کہ انسان کے 3 لیولز ہوتے ہیں دماغ کے، یا ہمارے مائنڈ کے 3 لیولز ہوتے ہیں. جو پہلا لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم کانشیسنس بولتے ہیں. دیٹ مینس آپ اویئر ہوتے ہو اپنے انوائرمنٹ میں. جیسے اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر ہم فرائڈ کی بات کریں گے، فرائڈ بولے گا کہ میں کانشیس ہوں، میں کہاں پہ ہوں، میں کن سے بات کر رہا ہوں. دوسرا ہوتا ہے سب کانشیس. سب کانشیس وہ لیول ہوتی ہے آپ کے دماغ کی جس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے، بٹ آپ کو وہ کانشیس لیول پہ ابھی نہیں ہے. اگر میں اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھا دوں، اگر ہم ایک ایگزامپل لیں گے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں ابھی، بٹ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں. جس مومنٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، آپ اپنی میموری میں جائیں گے اور اس سوال کے جواب کو نکالیں گے. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جواب ہمارے دماغ میں نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن ہمارے دماغ میں ٹوٹلی نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے دماغ کی کچھ ایسی لیول ہوتی ہے جہاں پہ انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، بٹ وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہے. آپ کے وہ کام، جب آپ کو کام ہوگا تبھی وہ ایکسیسیبل ہوتی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں سب کانشیس لیول. جیسے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں گا، آپ نے آج صبح کیا کھایا تھا کھانے میں، ابھی تک یہ دماغ میں آپ کو انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی. جیسے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا، شاید آپ نے یہ خود سے پوچھا، میں نے صبح کیا کھایا تھا، میں نے یہ چیز کھائی تھی. وہ انفارمیشن اویلیبل تھی، مگر وہ آپ کو ابھی اویلیبل کانشیس لیول پہ اویلیبل نہیں ہے. تیسرا جو ہم نے کہا وہ انکانشیس لیول ہے، جس کو ہم ڈائریکٹلی کانشیس لیول کے تھرو ایکسس نہیں کر سکتے. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ہماری پرسنالٹی کا ایسا پہلو ہے جو ہمیں شیپ کرتا ہے، ہماری پوری پرسنالٹی کو ڈٹرمائن کرتا ہے، مگر ہم اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس میں کیا آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں فار انسٹنس انہوں نے کہا کہ فیئر ہوتا ہے. فیئر ڈٹرمائن کرتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر کو کیسے ڈٹرمائن ہوگا، کہ آپ کون سے بیہیویئر کریں گے. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا جو ہم آگے پڑھیں گے، خالی میں آپ کو ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں، کہ ان کا ماننا تھا کہ انکانشیس لیول آپ کے پورے بیہیویئر کو ڈٹرمائن کرتا ہے. اگر آپ کو انسان کی فطرت کو سمجھنا ہے، آپ کو اس انکانشیس لیول کو انرتھن کرنا ہے، آپ کو اس کو نکالنا ہے، آپ کو اس اندھیرے سے نکالنا ہے جس کے اندھیرے ہم دیکھ نہیں سکتے اندر کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو ہم کیسے سمجھیں. اگر آپ ایسے میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں آپ کو بولوں گا کہ اندھیرے روم میں آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیا دکھتا ہے، آپ بتائیں گے کہ مجھے کچھ نہیں دکھتا ہے. وہ سوال ہے کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم انسان کی فطرت کو سمجھیں جو ہم ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے. فرائڈ نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، ناٹ ایک طریقہ، انہوں نے بہت سے طریقے کہے، ایک زیادہ طریقے انہوں نے کہا کہ انسان کی سب انکانشیس لیول کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے خوابوں کو سمجھنا ہے. ڈریمز، آپ کے ڈریمز آر دا ریفلیکشن آف یور انکانشیس. کہ جو آپ کا انکانشیس ہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ڈریمز کے تھرو وہ چیزیں باہر آتی ہیں. انفیکٹ انہوں نے ایک کوڈ بھی بولا ہے، ڈریمز آر دا گولڈن پاتھ ٹو انکانشیس. ایک اور اپروچ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہیومنسٹک سائیکالوجی یا ہیومنسٹک اپروچ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن بیہیویئر. اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون سا سکول ہے؟ یہ وہ سکول ہے جن کا انڈرسٹینڈنگ یہ تھا کہ انسان فطرتی ایک اس کا اچھا نیچر ہوتا ہے، اس کی اچھی فطرت ہوتی ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو انسان کو سمجھنا ہے، آپ کو اس کے ارد گرد کے جو ماحول ہے وہ سمجھنا ہے. ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ڈٹرمائن ہوتی ہے، وہ شیپ ہوتی ہے کہ ہم ایز اے انسان، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر کتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اگر ہم اس کو ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، وہ انسان کوشش کرتا ہے فطرتنی طور کہ اس کے ساتھ سب اچھے سلوک سے بات کریں. اگر ہم ایک ایگزامپل کے دور میں اگر ہم ہیومنسٹک سائیکالوجی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، جب ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے یا ایک بچہ جب گھر میں آتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے
ارد گرد جو نوا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اسے پیار کرے, وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. اس کے لیے وہ وہی بیہیویئر کرتا ہے, وہی چیزیں کرتا ہے جو ان لوگوں کو پسند ہے. جیسے کہ اگر ماں باپ کو پسند ہے کہ بچہ پڑھ لے تو بچہ پڑھ لے گا, یا ماں باپ کو پسند ہے کہ بچہ یہ چیز کرے, بچہ وہی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان ریوارڈ میں مجھے ان سے پیار ملے گا. مگر ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب ہم وہ چیزیں کرتے ہیں, جب ہم دوسروں کے لیے جینا سٹارٹ کرتے ہیں, دوسروں کے لیے جو ہمارا بیہیویئر, ہم دوسروں کو خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں, ہم خود کے لیے جیتے نہیں ہیں. تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو بولا تھا ہیومنسٹک سائیکالوجی کی, اگر آپ کو کسی انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, آپ کو اس کی فطرتی نیچر کو سمجھنا ہے, تو آپ کو اس کے بچپن یا اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک انسان میں ایک سیلف پوٹینشیل ہوتا ہے, کہ وہ اپنی جو قابلیت ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھے, اس کو نکھارے, اور اس کے اوپر کام کرے, اس کو یوٹیلائز کرے. یہ بولتے ہیں کہ یہ جو قابلیت ہوتی ہے انسان کی, یہ عام طور پر ان بہت سے لوگوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی فطرتی یا جو ہماری قابلیت ہوتی ہے, ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں شاید وہ ہمارے ماں باپ یا ہماری سوسائٹی اپروو نہیں کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ بولتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو انسان کے آگے جا کے جو بیہیویئر میں پرابلمس ہوتی ہے, وہ اسی لیے پرابلم ہوتی ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے, جو وہ بننا چاہتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے بنسبت کی جو وہ ابھی ہے, جس کو ہم بولتے ہیں ریئل سیلف ورسز آئیڈیل سیلف. آئیڈیل سیلف وہ سیلف ہوتا ہے جو آپ انسان بننا چاہتے ہیں, جس کو آپ کسی چیز کو دیکھ کے بول سکتے ہیں آئی وانٹ ٹو بیکم لائک دس. اور ریئل سیلف وہ ہوتا ہے جو آپ ایکچولی ہے. جو ہیومنسٹک سائیکالوجی کا ماننا تھا, یا جو کیونکہ جو اس کے بانی ہے وہ کارل راجرز ہے. کارل راجرز کا ماننا تھا کہ اگر ریئل سیلف جو آپ ہیں اینڈ آئیڈیل سیلف جو آپ بننا چاہتے ہیں, اگر اس میں زیادہ ڈفرنس ہوگا تو لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ پرابلمٹک ہوتی ہے, ان کے بیہیویئر پرابلمٹک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں کرتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ وہ خود کی خوشی کے لیے ہوتے ہیں. تیسری ایک اور اپروچ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کراس کلچرل اپروچ. یہ وہ اپروچ ہوتا ہے جو ایک کلچر یا ایک ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس ماحول کا اثر ایک انسان کی فطرت میں کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ماحول اگر دیکھیں گے ہمارے جو جموں اینڈ کشمیر ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈفرنٹ ایتھنک کلچرز ہیں, لینگویجز ہیں, ان کا رہن سہن الگ ہے, ان کا کھانا پینا الگ ہے, ان کی ماحول, ان کی تربیت الگ الگ ہوتی ہے. کیا یہ الگ الگ چیزیں انسان کی فطرت کو الگ الگ شیپ کرتی ہے؟ کراس کلچر سائیکالوجی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر کلچر میں پیدا ہوتے ہیں, ایک پرٹیکولر ایتھنک گروپ میں پیدا ہوتے ہیں, کیا وہ اس کلچر کی جو پریکٹسز ہوتی ہے, جو بلیفز ہوتے ہیں, جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, کیا وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی ویسے شیپ کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں کس حد تک کرتے ہیں؟ اب ایز فار ایز یہ ہوا کہ ہم انسان کی فطرت کو کیسے سمجھتے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سائیکالوجی کی بنیاد کہاں سے ہوئی اور اس کا ایز اے سائنٹیفک ڈسپلن یہ کیسے اسٹیبلش ہوا. سائیکالوجی کا جو بنیاد ہے وہ بہت ریسنٹ ہے اگر ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھیں گے, کیونکہ یہ 1980 میں تھوڑا سا ایک اسٹیبلش ہوا ایز اے ڈسپلن آف سائیکالوجی, ایز اے سائیکالوجی ایز اے ڈسپلن. اس سے پہلے سائیکالوجی ایز اے ڈسپلن ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان کی فطرت کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, یا اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو یہ کیوریوسٹی نہیں تھی کہ انسان کی فطرت کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے, آپ ہسٹری پڑھیں گے سائیکالوجی کی, آپ دیکھیں گے کہ ہسٹری
جو سائیکالوجی کی ہے وہ دو براڈ ڈسپلنس پہ، نالج سسٹمز پہ اس کی بنیاد ہے. ایک جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں مدر آف آل سائنسز، جس کو ہم بولتے ہیں فلاسفی. فلاسفی میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس میں جو پہلا جو ہوتا ہے وہ انسان کی فطرت کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ نیچر، ہیومن نیچر. یہ جو سوالات ہیں یہ انسان کی، اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری میں، جو اگر آپ پیچھے جائیں گے فرام پلیٹو، ایرسٹوٹل، سوکریٹیز، یہ ایسے جو فلاسفرز تھے، ان کا بھی جو سوال تھا، ان کے بھی جو کوشچنز تھے وہ یہی تھے کہ انسان کی فطرت کیا ہے. ہاؤ کین وی ایکسپلین ہیومن نیچر، وٹ از ہیومن نیچر، انسان کی فطرت کیا ہے، اور وہ اگر وہ کرتا ہے کوئی چیز ہے وہ کیوں کرتا ہے ایسا. تو انسان کی فطرت کو سمجھنے از ناٹ اے نیو فنومینا، یہ ایک نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے دیکھی گئی ہے. فلاسفرز نے ان سوالاتوں کو اٹھایا ہے سینچریز پہلے. دوسرا جو سبجیکٹ تھا جس نے انفلوئنس کیا سائیکالوجی پہ وہ تھا فزیولوجی. اب فزیولوجی کیا ہے؟ ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کی باڈی کو، فزیولوجی کو، ہمارے سسٹمز کو. جیسے ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، ہمارے اسٹرکچر سسٹم ہے، ہمارا ہارمونل سسٹم ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان ایک سائیکولوجیکل بینگ بھی ہے اور یہ فزیکل بینگ بھی ہے. تو فزیکل جو ہمارے آسپیکٹس ہوتے ہیں اس کو فزیولوجی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے اگر ہم ایگزامپل پہ لیں گے برین، جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، تو دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے، ہماری آنکھیں کیسے کام کرتی، اس کی کیا خصوصیات ہے، یہ جو نالج ہے یہ فزیولوجی ہمیں دیتی ہے. بٹ جب دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک انسان کی فزیکل اسٹرکچرز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو یہ دو چیزیں تھی یہ ایک پوائنٹ پہ مرج ہوئی ٹوگیدر. they merge together to form a new discipline which is known as a psychology. اب سائیکالوجی کا آج کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسان کی فطرت کو، اس کے فزیکل اسٹرکچر کو یا اس کی جو مینٹل اسٹرکچر کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایز اے ایک انٹیگریٹو اپروچ کے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو پہلے اسکول آف تھاٹ تھے، جو پہلا اسٹیبلش اسکول بن گیا تھا سائیکالوجی کا، اس کو ہم بولتے ہیں اسٹرکچرلزم. اسٹرکچرلزم وہ اسکول تھا جب ان سائیکالوجی کی بنیاد پڑی، جب سائیکالوجی کی پہلی لیب ایز اے سائنٹیفک ڈسپلن اسٹیبلش ہوئی لیبزنگ ان جرمنی. تو ان کا جو سمجھنے کی کوشش تھی وہ یہ تھا کہ ہماری جو کانشسنس ہے، جو ہماری سوچ ہے، یا جو ہم سوچتے ہیں، جو آپ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان ایک مختصر ٹائم پہ کیا سوچتا ہے. اسٹرکچرلزم ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم اس سوچ کو بریک ڈاؤن کریں، اس کانشسنس کو بریک ڈاؤن کریں اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہ ہوتے کیا ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں. جیسے ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی کا انجن کیسے کام کرتا ہے. تو اگر ہم گاڑی کے انجن کو سمجھنے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ اگر ہم انجن کو کھولیں گے. ان کا وہی مانا تھا کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے، کہ اس کی جو پرزے ہیں، جو کانشسنس، اب کیونکہ یہ پرزے جو ہم بولتے ہیں یہ فزیکل پرزے نہیں ہیں، یہ مینٹل کنسٹرکٹس ہیں. دیٹ مینس ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم ان کو چھو نہیں سکتے ہیں، بٹ یہ کام کرتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے کہ یہ سافٹ ویئر کا ایلیمنٹری اسٹرکچر کیسا ہے. اگر ہمیں ایلیمنٹری اسٹرکچر سمجھ آئے گا تو شاید ہم انسان کی فطرت کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس کے بانی تھے، جو اس کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، ان کا نام ہے ولیم وونت. ولیم وونت جو ایک سائیکالوجسٹ تھے، جو فرسٹ جو اسٹیبلش سائیکالوجسٹ تھے، وہ 1832 میں پیدا ہوئے اینڈ 1920 میں ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد ایک اور اسکول اسٹیبلش ہوا، اس کا نام تھا فنکشنلزم. پہلے تھا اسٹرکچرلزم، اب آ گیا فنکشنلزم. فنکشنلزم کا جو مقصد تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ بنسبت کی انسان کی
मेंटल या उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके एलिमेंट्री स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करने से बेहतर ये है हम इसकी फंक्शन को देखें कि इंसान सोचता कैसा है, उसके एलिमेंट्स क्या है। हम ये नहीं जानना चाहते कि आप जब सोचते हो आप किस चीज के बारे में सोचते हैं, हम खाली ये जानना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म ये जानना चाहता है कि आप कैसे फंक्शन करते हैं, आपकी इमोशंस कैसे फंक्शन करती है, बनस्बत की उस इमोशन, या वो इमोशन गुस्से वाली है या उदास वाली है, उसके साथ उनको कोई लेना देना नहीं था। तो वो ये भी कोशिश करते थे कि हम एज ए इंसान मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक मेंटल स्टेट है, अगर मैं जब ये क्लास खत्म करूंगा ये मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। जब मैं घर जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप से मिलूंगा तो मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी, या मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूंगा, मेरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। जो ये अडेप्टेशन है एनवायरनमेंट में इंसान की, कि आप हर टाइम पे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हाउ डज दिस फंक्शन, ये कैसे इंसान अडेप्ट करता है। जो इसके बानी थे, जिसके एस्टैब्लिश फाउंडिंग फादर्स में माना जाता है, विलियम जेम्स उनका नाम है। विलियम जेम्स की जो पैदाइश है 1842 में और उनकी वफात 1910 में हुई। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट वर्ड जो है ये आया है जर्मन वर्ड से। इनका जो आइडिया था, जो कोशिश थी इंसान की फितरत को समझने की, उन्होंने कहा कि इंसान की फितरत को समझना है इंसान की सोच से, कि इंसान परसीव कैसे करता है, वो अपने माहौल को कैसे समझता है। अगर आपको इंसान को समझना है, आपको ये समझना है कि इंसान कैसे समझता है अपने माहौल को। दैट मीन्स आपको, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज और हर परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब उन्होंने कहा कि जो परसेप्शन है, जो हमारी फितरत है, जो हमारी सलाहियत है कि हम अपने एनवायरनमेंट में, हमारे जो गिरदनवा में जो चीजें होती है, उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, वो चीजें कैसे हम समझते हैं। जैसे मैं फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक शख्स को देखेंगे, आपके दिल में या आपके दिमाग में उस शख्स के बारे में क्या ख्यालात होंगे, वो जो परसीव करते हैं आप, जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो आपकी आंखें देखती है, और इस आंखें देख के आप एक दिमाग उस बारे में एक सोच रखता है। वो सोच, इनका मानना था कि वो सोच किसी छोटे एलिमेंट की वजह से नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जब आप अपने एक किसी दोस्त को देखते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, इनका मानना है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपका फ्रेंड इसलिए नहीं है कि आपका फ्रेंड एक पर्टिकुलर शख्स है। आपके फ्रेंड की जो इमेज है, जो आपकी सलाहियत है उसको एज अ फ्रेंड मानने की, वो एक छोटे छोटे प्रॉपर्टीज में डिवाइडेड है। जैसे आपके फ्रेंड की एक हाइट है, आपके फ्रेंड का एक स्टाइल है बालों का, आपके फ्रेंड की कुछ बॉडी शेप्स है, आपके फ्रेंड की एक बॉडी के तरीके हैं, आपके फ्रेंड का कुछ तरीकोकार है। ये सारे जो एलिमेंट्स है, जो फीचर्स है, ठीक है, ये सारे फीचर्स डिटरमाइन करते हैं। आप एक शख्स को देख के बोल सकते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप देखेंगे, इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आपको इंसान की फितरत को समझना है, आपको उसकी फितरत को समझना है, ना कि वो कैसे सोचता है, पर उस सोच में एलिमेंट्स क्या है, उसमें इमोशंस क्या है, वो किस चीज के बारे में सोचता है, वो किस सिचुएशन में किस चीज के बारे में सोचता है। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का एक अप्रोच था कि इंसान की फितरत को, उसकी एक्सपीरियंस को कैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी जो बानी थे, बहुत से बानी थे या बहुत से फाउंडर्स माने जाते हैं, जो मेजर फाउंडर माने जाते हैं वो मैक्स विथमर। अब मैक्स विथमर की जो पैदाइश है 1883 में पैदा हुए हैं वो, और उनकी जो वफात है 1943 में। अब हिस्टोरिकल अप्रोच में बिहेवियरिज्म भी आता है। अब बिहेवियरिज्म, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहेवियरिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है जो इंसान की एक्सटर्नल बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करता है। उनका फोकस जो है वो आपके एक्सटर्नल बिहेवियर में है।
ना कि इंटरनल बिहेवियर में। इंटरनल बिहेवियर वो होते हैं जैसे मेरी सोच, जैसे मेरे इमोशंस। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आप यही खाली देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेजर कर सकते हो कि मैं कितना बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, या मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं उठा हूँ, मैं अपने आप को कैसे हिला रहा हूँ, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं। आप इन चीजों को देख सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही है। बिहेवियरिज्म इस चीज पे फोकस क्यों करते थे एक्सटर्नल बिहेवियर पे? उसका एक रीजन था। बिहेवियरिज्म का मानना था कि अगर साइकोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनना है तो हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि साइंटिफिक जो मेजरमेंट, साइंटिफिक जो डिसिप्लिन है या अप्रोच है, वो मेजरमेंट पे बिलीव करता है। वो अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, साइंस उन चीजों पे स्टडी नहीं करता है जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको बोलूंगा कि साइंस ये नहीं मानता है कि आपकी जो तकदीर है वो आपकी लकीरों में है, हाथ की लकीरों में। साइंस इस चीज को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपकी लकीरें साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं कर सकती है कि आप अगले दिन आपके साथ क्या होने वाला है। साइंस बिलीव करता है जिस चीज को आप देख सकते हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप रिफ्यूट कर सकते हैं, वही चीज साइंटिफिक मानी जाती है। तो जो बिहेवियरिज्म है, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि आपको अपनी जो फितरती, जो आपके जो वैल्यूज होते हैं, ठीक है, आपके जो कुछ ख्यालात होते हैं, पर्सनल ख्यालात होते हैं किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो ठीक है, अच्छा है, वो एक इंसान की फितरत को समझने में जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंसान एक दूसरे इंसान को शायद अच्छा मानेगा, एक आपका दोस्त उसी इंसान को शायद बुरा मानेगा, या उसको एक दूसरी सोच होगी उस इंसान के बारे में। जब ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि एक 10 लोग 10 सोच रखते हैं, तो बिहेवियरिज्म का मानना था कि साइकोलॉजी को साइंस बनने के लिए, साइंटिफिक डिसिप्लिन बनने के लिए ये चीजें तरक करनी चाहिए। मेंटल जो प्रोसेस है इनको तरक करनी चाहिए, क्योंकि हम मेंटल प्रोसेस को नहीं देख सकते। अब इंसान की इमोशंस को नहीं देख सकते। अब ये नहीं बता सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ये नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। तो उनका इन्फ्लुएंस क्या था? उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो आप देख सकते हैं, आप उसी चीज को स्टडी कीजिए। अब इस बिहेवियरिज्म में जो विलियम जेम्स, जो उसके बानी थे, वो माने जाते हैं कि he was the founder of behaviorism, a behavioral approach of psychology. और एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि ये सारी चीजें हमने समझी कि पहले what is the definition of psychology। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि definition of psychology is that it's a scientific study, या scientific discipline, या scientific approach to understand and study the human behavior। अब human behavior में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, external behavior जो हम overt behavior बोलते हैं, internal behavior जो covert behavior होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके behaviors होते हैं, external behaviors, या आपके cognitive processes है, ये उन चीजों को समझने की, but through scientific approach। दूसरी चीज जो मैंने आपको कही कि साइंटिफिक अप्रोच के बाद हमें ये समझना है कि बिहेवियर किस चीज को बोलते हैं। बिहेवियर कोई भी चीज आप जो करें, अगर कोई भी, जैसे मैं आपसे बात मुखातिब हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका बिहेवियर है, वो आपकी रिएक्शन है। अगर आपको घर में आपको कोई बुला रहा है, या आप किसी से मिले, जिस तरीके से आप मिलते हैं, जो आप अपना जो तरीकोकार होता है मिलने का, बात करने का, जो आपकी जो रिफ्लेक्शन जो होती है, जो कंडीशंस होती है, वो आपका बिहेवियर है। ये एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। इंटरनल बिहेवियर आपकी सोच है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपकी इमोशंस है। फिर मैंने आपको बताया कि हम जो साइकोलॉजी में, जब हम साइकोलॉजी की डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करते हैं, तो 4 इसके गोल्स होते हैं। इसके 4 गोल्स होते हैं। पहले कि इंसान की फितरत को समझना, फिर उस फितरत समझ के उसको एक्सप्लेन करना, ये क्यों है। तो तीसरी चीज कि अगर हम ये समझते हैं कि एक इंसान एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, वो क्यों करता है, हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे वो जाके
इस सिचुएशन में ये प्रेडिक्शन कर सकता है। तीसरी चीज, जो फोर्थ जो मैंने बताया था, वह कंट्रोल, कि हम किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज से एक इंसान के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, अगर शोर से आपका कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडीज के बारे में, तो आपको ये चीज कहाँ से पता चली? ये आपको इंसान की फितरत को समझने से पता चली, और आपको ये भी पता चला कि आपका कंसंट्रेशन लेवल किससे डिस्टर्ब होता है। आप जब ध्यान लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, कौन सी चीज आपको ध्यान लगाने से रोकती है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि शोर है, नॉइज है ज्यादा। तो आप इस नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर मुझे ध्यान लगाना है पढ़ाई में, तो मुझे इस नॉइज को कंट्रोल करना है। तो यह है प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर्स। फिर हमने कहा कि इंसान की फितरत को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस है। हमने मेंशन किया कि बायोलॉजिकल अप्रोच है, जो आपकी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस, जो आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो आपकी इंसानी फितरत को कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपका दिमाग, जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो जो कम्युनिकेशन होता है आपकी बॉडी या आपके हाथों या आपकी आंखों, आपके दिमाग के बीच में, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है, जो हम स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? एक केमिकल मैसेजेस पास करता है, कि जैसे आपने अपना हाथ किसी गर्म चीज पे रखा, आपका दिमाग बोलता है कि गर्म चीज है, आप हाथ हटाइए। वो जो मैसेज होती है वो एक केमिकल मैसेज होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू प्रोसेस होती है। क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स खाली हमें, मतलब ये हमारी इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं हमारे बिहेवियर को, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी एक अप्रोच है अंडरस्टैंड करने का। जैसे हमारी जो साइकेट्रिक जो अप्रोच है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश करता है, कि जब इंसान जब मेंटल डिसऑर्डर्स में मुब्तला होता है, तो उसको समझने में बायोलॉजिकल अप्रोच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं, हम ये भी देखते हैं आजकल की कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा वो केमिकल मैसेंजर हमारे मूड को मॉड्यूलेट करता है, हमारे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर आप उदास हैं तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस करता है, अगर आप गुस्से में हैं कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस करता है। तो उसी हिसाब से आज इंटरवेंशंस है, दवाइयां हैं, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है। फिर हमने बताया कि कॉग्निटिव, कि इंसान फितरती एक जो हमारी जो वी आर वन ऑफ द स्पीशीज जो इस पूरे मतलब कायनात में रहते हैं, देयर आर डिफरेंट स्पीशीज, उनमें से हम भी एक है। बट हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात में कंसीडर आवरसेल्व्स सुपीरियर रेस या सुपीरियर स्पीशीज और द अदर स्पीशीज। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी समझने की सलाहियत होती है, हमारी बोलने की सलाहियत होती है, ऐसी सलाहियत किसी और स्पीशीज में नहीं देखी जाती है। और इन्हीं सलाहियतों को समझना, इनको जानना, इनको साइंटिफिकली स्टडी करना, ये कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो कोशिश करते हैं उसको समझने की। अब बिहेवियरल अप्रोच, मैंने आपको बताया कि बिहेवियरल अप्रोच आपके बिहेवियर्स को स्टडी करना चाहता है, कि आप बिहेवियर्स कैसे करते हैं। जैसे एक बिहेवियर होता है जिनको हम बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज, कि मैं अपनी नॉन वर्बल क्यूज, वो क्यूज होते हैं जो बिना बोले आप दूसरे शख्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अगर किसी शख्स को गुस्सा हो, आपको बिना बोले ही समझ आता है कि इस शख्स को गुस्सा है या ये शख्स उदास है। इनको हम बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज, या जहां पे हम बातचीत नहीं करते। तो बिहेवियरिज्म इन सारी अंडरस्टैंडिंग, ये बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और ये समझने की कोशिश करता है कि इनको चीजों को कौन चीजें कंट्रोल करती है। हाउ डू वी सस्टेन बिहेवियर्स, एक इंसान एक बिहेवियर को कैसे सस्टेन करता है। इसमें रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पनिशमेंट एक थ्योरी है, इसमें ये भी माना जाता है कि आप कंडीशन होते हैं, आप किसी भी चीज को लगातार रोज करेंगे तो वो आपकी फितरत में वो चीज बन जाती है। जैसे अगर आपकी आदत बन जाएगी कि अगर आप सुबह सुबह उठाया जाएगा अर्ली मॉर्निंग में बहुत टाइम तक, तो एक टाइम आएगा कि आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। फिर हमने कहा कि साइकोएनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट,
جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے, جو سیگمنڈ فرائڈ کا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کی مینٹل جو مائنڈ ہے اس میں لیولز ہوتی ہے. ایک لیول میں نے آپ کو کہا جو کانشیس ہوتی ہے, جیسے میں ابھی سے آپ سے مخاطب ہوں, آئی ایم کانشیس اباؤٹ what I'm speaking, what I'm saying, what is surrounding me. بٹ یہ جو کانشیس لیول ہوتی ہے, اس میں جو انفارمیشن ہے, اس میں جو انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. لائک آپ خالی اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں, بٹ میرے اندر ایسی بہت سی انفارمیشنز ہیں جو سب کانشیس لیول ہوتی ہے, جن کو میں ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں, بٹ میں ابھی کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے تبھی میں نے ان کو سب کانشیس پہ رکھا ہے. یہ وہ لیول ہوتی ہے جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے پر مجھے نکالنے کی بس دیری ہے. تیسرا جو نے کہا کہ وہ سب کانشیس لیول ہوتی ہے, انکانشیس لیول ہوتی ہے. انکانشیس لیول ہوتی ہے وہ لیول جو ڈارک ہوتی ہے, ایک اندھیرا والا ایک پارٹ آپ کی پرسنالٹی کا ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, بٹ وہ انفلوئنس کرتی ہے بنا دیکھے. تو یہ بولتا ہے کہ انسان کی فطرت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس ڈارک جو سٹرکچر ہے آپ کی پرسنالٹی کا, جو آپ کی فطرت ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس ٹائم کہ آپ جب پیدا ہوتے ہو آپ اسی جو آپ کی جو سب انکانشیس جو فورسز ہوتے ہیں, سائیکک فورسز ہوتے ہیں, وہ شیپ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو. کیونکہ ہم آگے جا کے اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے, اس لیکچر پہ اس تھیوری کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. بٹ ان کا یہ ماننا تھا کہ انسان کی فطرت کو سمجھنا ہے نا, تو آپ کی اس کے بچپن کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی پرورش کیسے ہوئی, وہ کس ماحول میں پیدا ہوا. وہ ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے ڈیٹرمائن ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی میں ہم نے کہا کہ کارل رجرز کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ انسان فطرتی اچھائی میں ہے. There is a positive approach of humanistic psychology towards the human beings کہ انسان فطرتی اچھا ہے. اب اگر آپ کو انسان کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ کس ماحول میں ہوتی ہے اور کن ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی پرسنالٹی آپ کی جو گرد و نواح میں آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے ماں باپ سے سٹارٹ ہو کے آپ کے سبلنگز, آپ کے فرینڈس, آپ کے دوست, یہ سارے لوگ آپ کے اوپر ایک ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں that they expect you to behave in certain ways کہ کسی چیز آپ کی کسی پرٹیکولر بیہیویئر کو وہ پسند کرتے ہیں. تو یہ ان کا ماننا تھا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہے, جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اسٹارٹ کرتے ہیں بچے کو پیار دینا. جب بچہ ہنستا ہے, جب بچہ کوئی چیز کرتا ہے, بچہ کوئی مذاق کرتا ہے, بچہ کوئی کام کرتا ہے, تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس پہ. اور بچے کو سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز کرنے سے میرے ماں باپ خوش ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اسی دوران ماں باپ وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. ماں باپ ان کو شاید کبھی کبھی غصے میں ان کو زیادہ ڈانٹتے ہیں. چھوٹے بچے کو ان کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ غصے میں ہیں, ان کو روک بھی کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈراتے بھی ہیں. تو بچے کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ میری جو بیہیویئرز ہے, یہ میرے جو کام کیے ہیں, شاید یہ ان کو یہ پسند نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں سمجھ کے وہ اپنے بیہیویئر کو ویسے ہی ماڈولیٹ, ویسے ہی اسٹرکچر کرتا ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں. بٹ ان کا ماننا تھا کہ اگر آپ بچے کو انکنڈیشنل لاؤ, بنا کسی کنڈیشن کے, اگر آپ بولیں گے بچے کو کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, I like you, you are my son, my daughter, I love you despite آپ کیسے بھی ہو, تو شاید یہ ان کا ماننا ہے کہ شاید یہ بچہ اب یہ بیہیویئر وہ نہیں کرے گا جو لوگوں کو پسند ہوگا, یا دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی خود کی صلاحیت کیا ہے, وہ خود کیا کر سکتا ہے. وہ یہ سب فار انسٹنس جیسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ بولتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے پرسنٹیج لائی کلاس میں تو میں آپ کو یہ دوں گا, یا میں آپ کو پسند لائی, تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. یا ماں باپ بولتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو میری خوشی کی بات ہوگی. یہ ہیومنسٹک سائیکالوجی بولتا ہے کہ اگر آپ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے, تو آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ اس چیز کو اس پہ محنت بھی کر سکتے ہیں اور اس کام میں آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس کو خوشی کر سکتے ہیں.
मगर वो चीजें जो आप नहीं करना चाहते या आप किसी के इन्फ्लुएंस में करते हैं या किसी के एक्सपेक्टेशन में करते हैं, वो बोलते हैं कि उसमें आप अपनी जो सलाहियत है उसको आप दबाते हैं और आप वो चीजें करते हैं जिसमें आपकी सलाहियत नहीं होती है, और उससे क्या होता है, आप फेलियर्स को फेस करते हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एंजाइटीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और आप हमेशा एक और इंसान देखने की, जब आप जिसको हम आइडियल सेल्फ है उसको देख के ये बोलते हैं कि काश मैं ऐसे बन जाता, ये बोलते हैं कि मैं जो हूं मैं वो नहीं हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अगर इसमें और जो आप बनना चाहते हैं में अगर ज्यादा फर्क है, ज्यादा डिफरेंसेस है, तो आप कोई भी चीज का जो काम करते हैं लाइफ में आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। फिर हमने कहा कि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की बात कही, उसमें हमने ये भी बताया कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो परवरिश है, जैसे बिहेवियरिज्म में हमने क्या कहा, जो आपके इर्द गिर्द जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, आपका 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 नेचर कैसे डिटरमाइन होता है। जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी है, क्रॉस कल्चर डिटरमाइन करता है कि आप जिस कल्चर में, जिस माहौल में पैदा होते हैं, उस माहौल में कुछ ऐसी कुछ चीजें होती हैं, एक ट्रेडिशंस होते हैं, आपकी कुछ प्रैक्टिसेस होती है, क्या वो क्रॉस कल्चर जो प्रैक्टिसेस होती है क्या वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी सोच में, आपकी सलाहियत में, आपके तरीकोकार में। ये क्रॉस कल्चर स्टडी साइकोलॉजी स्टडी करती है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि साइकोलॉजी एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप इसकी डिसिप्लिन्स क्या है, सब डिसिप्लिन्स क्या है, क्या साइकोलॉजी सारी चीजों को देखना चाहती है एक ही जगह, या इसके कुछ सब डिसिप्लिन्स हैं जो स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में एक बात करते हैं। साइकोलॉजी इज अ अम्ब्रेला टर्म, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर बहुत से ऐसे सब डिसिप्लिन्स हैं जो एक खुसूसी इंसानी फितरत को या इंसानी ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन पोटेंशियल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का यूजेज कहाँ पे होता है, साइकोलॉजी के यूजेज जैसे स्पोर्ट्स से लेके आपके स्कूल से लेके मैरिज से लेके काउंसलिंग से लेके, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे डिसिप्लिन्स जो सब डिसिप्लिन्स क्रिएट होते हैं। जैसे जिसको हम सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी के क्या सब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ ऐसे जो इसका जो अप्रोच होता है वो है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाली देखना चाहते हैं कि मेमोरी सिस्टम कैसे काम करता है, आप चीजों को कैसे याद रखते हैं, हम लोग कैसे याद रखते हैं, कितनी चीजें याद रख सकते हैं, क्या हम सारी चीजें याद रख सकते हैं, और अगर हम भूलते हैं हम क्यों भूलते हैं, कौन सी वजूहात से हम भूलते हैं, क्या क्या वजहें हो सकती है जिससे हम भूल सकते हैं, क्यों कुछ इन्फॉर्मेशन हम बहुत देर तक याद रख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें जैसे बचपन की कोई आपकी याद होगी वो आप अभी तक याद है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने कोई कल चीज याद रखी आपको आज वो भूल गई, वो ऐसा क्यों होता है, ये मेमोरी सिस्टम्स है। कोई जो एक और सब डिसिप्लिन है जो माने सोचिएगा कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे है, कि आपकी हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू रीजन, आप रीजनिंग कैसे यूज करते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, आप सॉल्व अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, बट उसमें जो अप्रोच है उसको सॉल्व करने में वो कैसे करते हैं, आप सोच कैसे, आपकी इमोशंस क्या है, आपके परसेप्शंस क्या है, ये एक अप्रोच है साइकोलॉजी का स्टडी करने के लिए। वैसे ही है जैसे आप बताएंगे कि जी मुझे फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपका जो जो फिजियोलॉजी है, जैसे आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मैं जानना चाहता हूं कि हाउ डज these systems influence my behavior, or can I understand and predict and explain the behaviors of my fellow beings, जो ये वाला अप्रोच है। तो ये बायोसाइकोलॉजी आप बोल सकते हैं कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि आप बायोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। दूसरी जिस चीज में आपको जैसे एक अप्रोच है वो कोशिश करता है कि पर्सनालिटीज को समझने की कोशिश करता है कि क्या इंसान की जो फितरतें हैं, क्या सब इंसानों की फितरतें सेम है, आर वी लाइक एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसके फीचर्स सेम होंगे, नहीं ऐसा नहीं देखा गया है। हर एक इंसान की फितरत
एक स्ट्रक्चर में, एक थ्योरी में फिट होती है और वो शायद दूसरे इंसान की फितरत से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो वो पर्सनालिटीज को समझने की कोशिश करता है, क्या एक इंसान की पर्सनालिटी वो डिफरेंट होती है दूसरे इंसान की पर्सनालिटी के साथ। ऐसे ही बहुत से सब डिसिप्लिन्स हैं, जैसे मैंने आपको बायोलॉजी की बात करी, मैंने आपको न्यूरो साइंसेस की बात की है कि वो न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, हार्मोन्स को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी है जैसे बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियरिज्म बिहेवियर के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। वो उनका मानना है कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं दे आर एक्चुअली ड्रिवन बाय सर्टेन लॉज, कि हम रैंडमली कोई बिहेवियर नहीं करते हैं। अगर कोई हम बिहेवियर करते हैं इसका एक तरीका होता है, इसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एक इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करता है। तो क्योंकि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, we are going to revisit some of these topics in detail in the future coming जो हमारे लेक्चर्स होंगे। ये एक थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश थी, एक इंट्रोडक्शन था कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसका रेंज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये एंशिएंट रोमन जो फिलोसफर्स थे वहां से लेके आज तक इसमें प्रोग्रेस कितनी हुई है और क्या क्या जो अप्रोचेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इसमें हम कवर करेंगे। इसमें हमने ये भी थोड़ा सा आज देख लिया कि कैसे तरीकेकार से हम इस इंसान की फितरत को समझते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड आज का जो हमारा लेक्चर है, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा और मेरी बात को समझने की कोशिश की। अगर आपके कुछ सवालात होंगे या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं, या आपके कुछ सवाल होंगे आप वो लिख भी सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो हम उसके बारे में बहुत मुख्तसर में या डिटेल में बात कर सकते हैं कि वो हम आपके जो सवाल होंगे उसके ऊपर आप जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर से। नमस्ते।